हेलो फ्रेंड्स। तो अब हमारा पीटी जो है 71st का बीपीएससी पीटी जो है काफ़ी पास आ चुका है। और बच्चे ऐसे हैं जो 6 महीने से 8 महीने से पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, बट अब उसको कंसोलिडेट करना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू कि आप कैसे इस 1 महीने में या मतलब 40-50 दिन में आप अपना कंसोलिडेट करके रिविज़न कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है एंड दे वांट ऐसा कुछ मिल जाए हमें कि हम पीटी क्लियर कर लें, तो वो भी पॉसिबल है। नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अगर आप एक स्ट्रैटेजी में बना के चलते हैं, यू फॉलो द राइट सोर्सेज, यू डू स्मार्ट स्टडी, तो आप क्लियर कर सकते हो। अभी भी 50 दिन में आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि वेटेज वाइज कौन से सब्जेक्ट्स में प्रीलिम्स में बीपीएससी के इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है, और कौन से में कम क्वेश्चन है, किस में ज़्यादा क्वेश्चन है, कौन से में शॉर्ट है कि इन्हीं थीम्स पे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। तो हम हर सब्जेक्ट में एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, और हर सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से थीम्स पे आप फोकस करिए, कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करिए। तो एक्चुअली आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है। ओके। ठीक है, अगर हम 50 डेज का प्लान बनाते हैं, आज मान लीजिए 26 है आज, तो आज से हम अगर प्लान बनाते हैं तो ऑन एन एवरेज अब आपको 10 से 12 घंटे का पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है या फिर आपने पिछले अटेम्प्ट को अच्छे से नहीं दिया, तो आप इसमें होल हार्टेडली अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई अब करनी पड़ेगी। तो हम डिवाइड करते हैं अपने अगर दिन को, तो 2-2 घंटे के हिसाब से आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेकर चलो साथ में। ठीक है। 2.5 घंटे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो तो उसको 2.5-2.5 घंटे कर लो, किसी को 3 घंटा कर लिया, किसी को 2 घंटा कर लिया। ठीक है, जैसे करके। और ये चीज़ मत छोड़ना आप, 1 आवर एवरी डे PYQ आप पढ़ो। ठीक है। जैसे मैं हर दिन अपने यूट्यूब पे, अपने चैनल पे तर्कश सीरीज़ का PYQ अपलोड करती हूँ। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटे के लिए ये PYQ देख लो। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और आप फालतू के रील स्क्रॉल करने से अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट ही देख रहे होगे। ठीक है। खाते वक्त या ऐसे मतलब सोने समय देख लो जाके। 2 घंटे करंट अफेयर्स करना ही करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का देखो वेटेज कितना है। 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से आपका आता है, और करंट अफेयर्स में आप 24 से 25 क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है करंट अफेयर्स को सॉल्व करना। और क्योंकि इतना ज़्यादा वेटेज है, तो आपको इस पर फोकस करना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर अभी जैसे बात हो रहा है कि 70th के जो पेपर थे उसके स्टैंडर्ड इतना कम था, तो सब लोगों ने बहुत लाइक क्वेश्चंस उठाए बीपीएससी पे। तो अब जो है स्टैंडर्ड बढ़ेगा इस वाले पीटी में। तो बट करंट अफेयर्स ही आपको एक ऐसा है सेक्शन जो उसमें जो चल रहा है वही उसी से पूछा जाएगा। हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बेस दिया जाए, एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए जाए, बट करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो आप ऐसे हैं जो आप सॉल्व कर लोगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी के लिए मुश्किल होगा, एंड दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्टली हर बच्चे का जो सोर्स है वो सेम होता है पढ़ाई का। ठीक है। तो करंट अफेयर्स को 2 घंटे हमें देना है। और अब जैसे आप अगर टेस्ट लगा रहे हो, MCQs सॉल्व कर रहे हो, कुछ बच्चे खुद से टेस्ट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो वो आप 2 घंटे उस चीज़ के लिए दे दो। ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही लगा रहे हो। ठीक है। तो उस हिसाब से आप एक सही MCQ बेस्ड टेस्ट या वैसा आप सिलेक्ट करो, और आप फिर वैसे लगाओ। ठीक है। तो ऐसे आप ब्रेकअप करो दिन में आप कैसे कैसे करना है आपको। अच्छा, करंट कैसे करना है। करंट के लिए मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आप 2 सोर्सेज फॉलो करो करंट अफेयर्स के लिए। एक सोर्स से फॉलो करना इट विल नॉट बी वेरी मतलब बहुत सही नहीं रहेगा। तो आपके पास 2 सोर्स होना चाहिए। एक फैक्ट्स के लिए होना चाहिए। ठीक है। और एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर
जो है न्यूज़ मिले उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अगर ऑपरेशन सिंदूर है तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको सारे जो फैक्ट्स है या क्या क्या हुआ उससे रिलेटेड, डिफेंस के कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ हुए, वो सब कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको 4 सोर्सेज यहाँ पे बताए हैं। एडुटेरिया है, स्पीडी है, दृष्टि का घटना चक्र है, और प्रतियोगिता दर्पण ईयरली है। क्रॉनिकल भी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले फॉलो करते हैं, विजन आईएएस भी फॉलो करते हैं, बट विजन आईएएस ना हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी इंटेंसिव हो जाता है, तो उससे हमें फ़िल्टर करना पड़ता है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी होगा। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका विजन तो हर मंथ का वो रहता ही है, तो वो अपने सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या तो एडुटेरिया ले लिया या फिर स्पीडी ले लिया साथ में, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 सोर्सेस आप उठा लो, आपको जैसा अच्छा लगे, ओके। करंट हो गया। हम एक बार देखते हैं ब्रेकअप कि कैसे कैसे जो है कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से सेक्शंस पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, ठीक है। हिस्ट्री में 20 से 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहे हैं पिछले 5 साल के ट्रेंड में हम अगर देखते हैं तो, ठीक है। ज्योग्राफी को 15, 18 और कभी कभी 20 तक भी जा रहा है इसका क्वेश्चन ज्योग्राफी में, ठीक है। हम अभी आगे देखेंगे कि इसको और कैसे कैसे इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अब हमें आगे देखेंगे। पहले हम बस इतना देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस हैं। पॉलिटी में 10 से 12 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में 10 to 15 क्वेश्चंस है, साइंस का बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स 10 से 12 बायो, 8 से 10 केमिस्ट्री, 8 से 10 फिजिक्स, ऐसे होता है। 25 to 30 क्वेश्चन आपका साइंस से आता है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा होता है, उनको बायो पे वर्क करना पड़ता है ना। तो एवरीबडी हैज़ एन एडवांटेज किसी एक सेक्शन में, और किसी एक सेक्शन में डिसएडवांटेज रहता है, तो हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। बिहार स्पेशल में हम देखेंगे तो 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको आता है, और करंट अफेयर्स में 30 में से जो है 5 से 7 इसी में बिहार स्पेशल का करंट अफेयर होता है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स आपको अलग से तैयार करना पड़ता है। उसके लिए आप स्पीडी का आता है करंट अफेयर्स ऑफ बिहार, वो आप ले सकते हो, वो वाली किताब, ठीक है। और आपका लास्ट सेक्शन है मैथ्स या फिर रीजनिंग। तो अगर किसी बच्चे का मैथ्स रीजनिंग अच्छा है देन तो नो प्रॉब्लम फॉर दैट, बट अगर नहीं है अच्छा तो ऐसे आप PYQ देख के ऐसे 3-4 थीम्स उठा लो, और आपको अगर वो इजी लगता हो 3-4 क्वेश्चन थीम्स, तो हर किसी को मतलब होता है ना कि ये हो जाएगा मुझसे सॉल्व, तो वो प्रैक्टिस करके जाओ कि एटलीस्ट 10 में से आप 5 क्वेश्चन बना सको। तो मैंने आपके लिए कुछ थीम्स लिख दिए जो अभी आ रहे हैं 69 और 78 BPS में, जिसमें आए थे क्वेश्चन। क्लॉक कैलेंडर पढ़ लो, डायरेक्शन पढ़ लो, सिलॉजिज्म्स पढ़ लो। सिलॉजिज्म वो होता है ओनली 1 and 2, ऑल ऑफ देम, वो वाले जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वेन डायग्राम्स वाले, वो वाले सिलॉजिज्म्स हो गए, ठीक है। 67 तक ना वो प्योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चंस आता था, बट अब जो है 3 साल से ये देखा जा रहा है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप रीजनिंग प्रिपेयर करके जाओ, और इनमें से बेसिक कुछ अगर पढ़ सकते हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लो, टाइम एंड वर्क पढ़ लो, और नंबर सिस्टम पढ़ लो, ठीक है। ओके, अब हम इसमें से हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का आप देख रहे हो कितना बड़ा वेटेज है एग्जाम में, ठीक है। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इसके कुछ थीम्स इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स, हड़प्पन साइट्स, मोहनजोदड़ो साइट, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, कहाँ पे क्या मिला, ठीक है, कौन से ईयर में मिल रहा है, किस नदी के किनारे में कौन सा साइट है, उसकी खोज किसने की, ठीक है। ये इंडस वैली साइट्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसका सोर्स मैं बताती हूँ, लूसेंट जी के, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है इंडस वैली साइट्स के बारे में। और उसके बाद है महाजनपद। महाजनपद में आपको जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है, सारे के सारे तो आप नहीं पढ़ो उसमें,
मगध वेरी इंपॉर्टेंट, मगध, मगध का विस्तार कैसे होता है, एक्सपेंशन कैसे होता है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अवंती कब आया, किस राजा के अंदर आया, ठीक है। और बिंबिसार बिंदुसार जो हम बिहार स्पेशल में पढ़ते हैं ना, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, देख सकते हो मगध में, ठीक है। महाजनपद में और भी जैसे और जो और है, उसके कैपिटल कौन कौन से हैं, जैसे अभी मैंने पोस्ट शेयर किया है अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, एक वो पूरा मैप है जिसमें कम्युनिटी मतलब महाजनपद एंड देयर कैपिटल एंड उसका लोकेशन वाला वो पूरा मैप है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का वो मैप है एनसीईआरटी से, ठीक है। मैं आपको वो बुक दिखाती हूँ, ये वाली बुक है, ये 11th स्टैंडर्ड की बुक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें वो मैप्स दिए हुए इंडस साइट्स कहाँ पे है और महाजनपद काल, उसके महाजनपद कौन कौन से हैं, कैपिटल कौन कौन से हैं, ये सारे और उनके मैप्स मैंने वो आपको शेयर किया है अभी मेरे पोस्ट पे, आप देख सकते हो। एंड सब्सक्राइब कर लो अगर आप इम्पॉर्टेंट कंटेंट चाहते हो, क्योंकि मुझे अगर कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा एग्ज़ाम तक तो मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट में कुछ शेयर करूँगी, कुछ वीडियोस के तौर पे शेयर करूँगी, ठीक है। मगध का एक्सपेंशन पढ़ लेना। मौर्य वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्य के अंदर में अशोक, अशोक के इंस्क्रिप्शंस को आप नहीं मिस कर सकते हो कि कहाँ पे कौन से इंस्क्रिप्शंस है, नेपाल के इंस्क्रिप्शन कौन से साल में कौन से इंस्क्रिप्शन बने हैं, इसका भी मैंने एक शेयर किया है कि मेजर इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पे है, माइनर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से एम्बेसडर है, मेगास्थनीज है, ये सारे बहुत सारे है, किसके कोर्ट में कौन आए कौन नहीं आए, ठीक है। एंशंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। उसके बाद बुद्धिस्ट के काउंसिल्स, इससे क्वेश्चन बहुत मतलब ये एकदम स्टार मार्क कर लो कि बुद्धिस्ट काउंसिल से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, जो 4 काउंसिल्स है। और मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी शेयर किया है मेरे बिहार हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में, आप चेक करो या तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक कर दूंगी वो वाला वीडियो, उसमें मैंने प्रॉपर ट्रिक के साथ आपको बताया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स को याद करने में कि कब से कौन सा हुआ है, कहाँ हुआ है। जैन काउंसिल, महावीर के बारे में पढ़ लो, महावीर कहाँ पे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ, उनकी समाधि कहाँ है, क्योंकि ये बिहार में ही है महावीर की समाधि, कमेंट करिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद ट्रैवलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलर्स जो अलग अलग टाइम पे ट्रैवलर्स आए, किस किस राजा के कोर्ट में कौन कौन से ट्रैवलर आए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चोल किंगडम इम्पॉर्टेंट है, गुप्ता के राजा, फिर पोर्ट, गुप्ता पीरियड के पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस है, ठीक है। और फिर है कुशाना, गोल्ड कॉइन्स के बारे में क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि किस राजा ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए, ऐसे किसने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किया। इसके लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छा सोर्स है, लाइक मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो घटना चक्र में मिलते थे, बट मैं हमेशा सोचती थी कि इसका सोर्स क्या है। तो मैंने फिर ये वाला बुक मुझे मिला था, ये हिंदी में बुक आती है, मेरा इंग्लिश मीडियम है पर फिर भी मैंने इसको पढ़ा। ये है किरण कंपटीशन टाइम्स का बुक है, ये भारतीय इतिहास को लेके, इसमें बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ के फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो अगर आप बोलोगे तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं उस पर आपको शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी या कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू शेयर करूँगी। तो अगर आप कमेंट करते हो, तो अगर ज़्यादा बच्चों की कमेंट आती है तो मैं इसके कुछ फैक्ट्स को लेके क्वेश्चंस मतलब आपको शेयर करूँगी, क्योंकि जिसमें बहुत सारे टेबल है, ऐसे टेबल है जिससे मतलब बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसमें ये इस किताब में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों को ही लेके है कंटेंट। और अगर आप 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप ये किताब ले सकते हो फॉर फैक्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे ये किताब। और ये यूपी के बच्चे भी पढ़ते हैं ये वाले बुक, तो मुझे वैसे पता चला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से। अभी आप इस एग्ज़ाम के लिए तो मत लेना क्योंकि इतना समय नहीं है, बट अगर आप कमेंट करते हो वीडियो पे तो मैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट शेयर करूँगी आपसे, ठीक है। ओके, तो ये ठीक है, इतना इतना आप पढ़ लो। इसमें हाँ, इसका सोर्स क्या रहेगा, घटना चक्र,
घटना चक्र लगा लोगे ना अभी अभी आप 1 महीने के अंदर, या तो आपने पहले से घटना चक्र सॉल्व कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लो। क्योंकि कई मतलब बच्चे ऐसे होते हैं कि घटना चक्र पढ़ तो लेते हैं पर फिर वो भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जब भी घटना चक्र पढ़ रहे हो किसी भी बुक का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके नोट्स बनाते चलो। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास भी उसके नोट्स हैं। मैंने जब घटना चक्र पढ़ी थी तो मैंने ना, देखो ये अलग अलग सबके एकदम छोटे छोटे नोट्स बनाए थे एकदम शॉर्ट में, ताकि मुझे हैंडी रहे, लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करे। मिडाइवल पे अलग बनाया मैंने, मॉडर्न पे अलग बनाया और ये एंशिएंट पे अलग बनाया था। तो अभी तो आप नोट्स नहीं बनाओगे, बट अभी आप क्या कर सकते हो, या तो यूट्यूब वीडियो से घटना चक्र देख लो, ठीक है। और अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो फिर आप क्या करो, जल्दी जल्दी ग्लांस कर लो इन टॉपिक्स को, ठीक। अभी पूरा पढ़ने का समय नहीं रहा, अभी बस उतना पढ़ो जो बीपीएससी में इम्पॉर्टेंट थीम्स जिसको माना जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पीवाईक्यू, बीपीएससी के पीवाईक्यू जो हर एग्जाम्स में बीपीएससी पूछता है। ऑडिटर का एग्जाम हो गया, सीडीपीओ का एग्जाम हो गया, उसमें, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता एट एनी कॉस्ट, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। और मैं तर्कश सीरीज़ जो है, मैग्रो-हिल की बुक है वो मैं हर दिन एक वीडियो डाल रही हूँ उस पर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ उसमें साथ में, और अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो मैं आपको ये भी उसमें ये भी कंटेंट है कि और किस किस टाइप से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो यू कैन फॉलो दैट सीरीज एज वेल। सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू। वेट, ओके, मिडाइवल में क्या पढ़ना है। मिडाइवल हिस्ट्री काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है कि कितना पढ़ो, ठीक है, जितना काफ़ी हो आपके लिए। मिडाइवल में से देखो, मुस्लिम इन्वेजन से ना सिर्फ 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। पहला अरब इन्वेजन, पहला अरब इन्वेडर कौन था और पहला टर्क इन्वेडर कौन था, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है, उसके ऊपर पूरा पूरा चैप्टर्स दिया रहता है, आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत। देखो दिल्ली सल्तनत में भी ना, इसमें ना काफ़ी रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दिल्ली सल्तनत में आपका वो है ना, आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, कि किसने क्या लाया, कौन से सिस्टम को स्टार्ट किया, किस राजा ने किया वो चीज़, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन किया जाता है। ये लूसेंट जीके में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ भी है आपका। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो स्लेव डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद 2 नंबर पे खिलजी डायनेस्टी और 3 नंबर पे तुगलक, ठीक। सैयद डायनेस्टी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसका इसका आप क्या प्रिपेयर करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर और लिटरेचर। एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। इसका सोर्स आपका लूसेंट जीके है, लूसेंट जीके में ये टेबल वाइज अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से फॉलो कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो अगेन वी हैव घटना चक्र। और घटना चक्र एक ऐसा सोर्स है जो कि कभी मतलब फेल नहीं हो सकता, और क्योंकि इसमें ना मतलब हर स्टेट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अब एक लिमिट से बाहर कोई भी स्टेट नहीं जाता, और अगर वो जाता है तो वो हर किसी के लिए डिफिकल्ट वो क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा मेन एम है कि हम वैसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ें जो बाकी बच्चे बना रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना होता है इसमें हमारे। तो अगर आपका 110 कट ऑफ है फॉर एग्जाम्पल, तो 110 लाने वाला बच्चा भी क्लियर हो रहा है उसका भी एग्ज़ाम, और 118 वाला बच्चे का भी एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, राइट। तो इसलिए इसमें तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। तो घटना चक्र कर लो, ठीक है, लूसेंट जीके कर लो, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है ना। विजयनगर से आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कृष्णदेव राय पे आप क्वेश्चन कर लो, पढ़ लो, ठीक है। इस पे ना एक ही चैप्टर है जो आपको काफी हेल्प करती है, ये बुक है, 1 मिनट, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। ये एनसीईआरटी
की किताब है। इसमें विजयनगर पे जो चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस बुक से मतलब यूपीएससी में भी जो विजयनगर के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी इसी किताब से आते हैं, इसी से सॉल्व हो जाता है। तो विजयनगर में इससे बाहर इस बुक के एक चैप्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो अगर समय मिले तो इसका वो विजयनगर वाला चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी 11th एंड 12th अगर आपके पास नहीं भी है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है, पीडीएफ से पढ़ लो, या तो फिर कोई यूट्यूब सेशन देख लो, ठीक है। ओके, विजयनगर, कृष्णदेवराय विजयनगर समझ में आ गया। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ सकते हो। भक्ति एंड सूफी में काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। भक्ति एंड सूफी में ना पूछा जाता है कि किसी राजा के बारे में, कि वो किस सेक्ट को बिलोंग करते थे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो। लूसेंट मतलब वही सेम सोर्स यहाँ पे जो मैंने बोला, लूसेंट, घटना। भक्ति एंड सूफी पे मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी। भक्ति एंड सूफी पे मेरे काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं नोट्स, तो अगर आप कहते हो तो मैं शेयर कर देती हूँ। कमेंट करो अगर आपको भक्ति एंड सूफी का नोट्स चाहिए तो। मुगल्स को देखते हैं। मुगल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे अकबर, और अभी अकबर काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है, मतलब चेंज ऑफ एनसीईआरटी एंड ऑल दैट की वजह से अकबर इज इन न्यूज़। सो अकबर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इन फोकस, अकबर के नीतियाँ, मनसबदारी सिस्टम, टोडरमल, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा है वह हुमायूं। हुमायूं का जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट है, किसने लिखा, वो बुक के नाम क्या है, किसके ऊपर है वो बुक, हुमायूं के बारे में वो पूछा जाता है। फिर तीसरा है आपका जहांगीर, ठीक। और चौथे में बाबर के जो बैटल्स है ना, 3-4 बैटल्स बाबर ने लड़े थे अपने जीवन काल में, उन बैटल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो घटना चक्र से देख लो, ठीक है। मुगल्स पढ़ लो घटना चक्र से। मुगल्स मतलब ये घटना चक्र का मिसलेनियस तो कर ही लेना, क्योंकि उसमें आर्ट, आर्किटेक्चर मुगल्स का बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सिख का बहुत बेसिक पूछा जाता है, जैसे पटना से रिलेटेड जो है, कौन से सिख गुरु के यहाँ पे जन्म हुआ, कौन से गुरु के, तो उस बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मराठा से अष्ट प्रधान को लेकर क्वेश्चन आते हैं। अष्ट प्रधान देखो, अगर पढ़ना चाहोगे तो ये बहुत बड़ा एक चैप्टर, बहुत बड़ा चीज़ है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ऐसे टॉपिक्स दे दूँ कि ये देख लोगे तो आपका मतलब 70 to 75% पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स पढ़ लेना, इतना में पीटी क्लियर हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, अष्ट प्रधान में ये पढ़ लेना है, वक्यनाविस किसको बोला जाता है, अमाट्या किसको बोला जाता है, सरदेश मुखी टैक्स, शिवाजी के बारे में, ठीक है, इस चीज़ के बारे में मराठा में पढ़ना है आपको। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, ओके। मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं तो ये तीनों सेक्शंस ऑफ हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जो 70% वेटेज है ना, 30 क्वेश्चन, अगर मान लो 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 16 से 17 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न से ही रहता है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले करो, यू कैन नॉट लीव दिस एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इससे क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, बहुत इजी में ही, सिंपल में क्वेश्चन आता है कि कौन से जगह पे फैक्ट्री बनाई इंग्लिश ने, कौन से जगह पे फैक्ट्री बनाई डच ने। तो ये बिहार स्पेशल के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जाता है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। मैंने दोनों के कंपैरिजन करते हुए एक वीडियो बनाया है, मैं वो भी लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गो एंड चेक दैट, काफ़ी इजी वे में मैंने आपको समझाया है उसमें, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी, और काफ़ी छोटी वीडियो है तो आप देख सकते हो। ब्रिटिश पॉलिसी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ब्रिटिश पॉलिसी में आपका सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, कौन से प्रिंसली स्टेट्स है, नंबर 1 पे कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसने जो मतलब जिस पे लागू हुआ, नंबर 2 पे कौन सा, नंबर 3 पे कौन से, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो मनसबदारी जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ है कॉर्नवालिस ने लाया, जो परमानेंट सेटलमेंट वाला, रैयतवारी है, ठीक है, मनसबदारी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और ट्राइबल मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट, इस पे भी आ जाते हैं। अभी मैं आपको सोर्स बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है। 1857 का रिवोल्ट पे कौन से राजा और ब्रिटिश कौन थे उस टाइम पे, कहाँ पे हुई रिवोल्ट, ये क्वेश्चंस आते हैं 1857 से। ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट में ना संथाल और मुंडा इम्पोर्टेंट है, संथाल एंड मुंडा इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुंडा एंड संथाल। उल गुलान, इस पे क्वेश्चन आता है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बिहार में ना खुदीराम बोस से क्वेश्चन आएगा, प्रफुल्ल चाकी हो गए, भगत सिंह हो गए। इसका सोर्स आपको ना लूसेंट जीके है, लूसेंट जीके में अच्छे से दिया हुआ है ये वाला पार्ट, मतलब टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो याद अच्छे से हो जाता है ये वाला पार्ट। बाकी स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो उसके लिए एक शॉर्टकट ये है, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम का जो बुक है ना, स्पेक्ट्रम, ये वाली जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, इसके पीछे में एक अपेंडिक्स आती है, मतलब मैंने तो इसको निकाल ही दिया था पढ़ने के लिए। तो ये अपेंडिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, ये मतलब आप मिस नहीं कर सकते ये वाला, हर सेक्शन के लिए, मतलब काफ़ी सेक्शंस इसमें कवर हो जाते हैं हमारे। मैं बताती हूँ कौन कौन से सेक्शंस इम्पोर्टेंट है इसमें। देखो पीजेंट मूवमेंट इम्पोर्टेंट है, पीजेंट मूवमेंट जो ये अपेंडिक्स, ये पीछे में एकदम बुक के पीछे में जाओगे ना, मॉडर्न इंडिया के पीछे में जाते हो, मैं बताती हूँ। अगर ये वाला बुक है आपके पास तो मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ। या 803 से 843 तक है, मतलब 40 पेज है। 40 पेज में ना आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो है ना बहुत बड़ा एक सेक्शन कवर हो जाता है, पीजेंट मूवमेंट्स पे है। और आप यहाँ से पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर एंड जर्नल, ये वाला ना, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस पे, इसको भी, ठीक है। उसके बाद और आप यहाँ से पढ़ो, हाँ ये गवर्नर जनरल्स, ये भी स्टार मार्क कर लो इसको। गवर्नर जनरल्स पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ, मतलब कुछ ऑप्शंस दिया जाता है किस गवर्नर जनरल के टाइम पे ये वाला चीज़ हुआ, ठीक है। आईएनसी सेशंस इम्पॉर्टेंट है, ईयर पूछा जाता है, प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल में पूछा जाता है आपका बिहार में कौन से सेशंस हुए। फिर एक सेशन है जो कि आपका झारखंड में होता है, रामगढ़ सेशन, उस पर भी सवाल आते हैं। प्रेसिडेंट्स कौन थे, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर पूछे जाते हैं। अभी 69 बीपीएससी में ना एडुकेशन वाला क्वेश्चन देख रहा, 69 बीपीएससी का बहुत अच्छे से वो दिया हुआ है, वो स्पेक्ट्रम से ही है, वो वाला क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से सॉल्व होता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है वो। तो हंटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था वो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हंटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई गेस यस। एनीवेज, एडुकेशन, प्रेस, ये इसमें पढ़ लेना, स्पेक्ट्रम से एडुकेशन और प्रेस पढ़ लेना, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कंसाइज वे में दिया हुआ है, पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, आईएनसी सेशन, गवर्नर जनरल। अब आया ये सबसे बड़ा जो टफ पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। आई थिंक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने एक बार सबने ये पढ़ा होगा ना, पूरा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, पूरा गांधीयन मूवमेंट है अगर 1919 से 47 तक, फिर आपका ये 1885 का जो आईएनसी से पहले वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आते हैं यहाँ पे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, वो इम्पोर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का डेट्स जो है, कब अनलमेंट हुआ, कब पास हुआ, कौन से प्रिंस आए थे जो कैंसिल होता है फिर 1912 में, फिर रावलत एक्ट, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ये सब कुछ इसमें है। देखो अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है,
नहीं पढ़ा है तो मैं उसका भी आपको एक बताती हूँ ट्रिक। स्पेक्ट्रम बुक आई गेस होगी आपके पास, तो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे कि मैं अगर सोशो रिलीजियस वाले मूवमेंट में देखती हूँ, ठीक है, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, अभी आप नहीं पढ़ सकते हो, बट हर चैप्टर के बाद में ना, देखो ये अगर आपको दिख रहा है समरी रहता है, ये दिख रहा है समरी, ये देखो कितना सा समरी है, ये इतना सा, और ये रहा आपका इतना, एक पेज 2 पेज का समरी, ये आप पढ़ लो, ठीक है। इतना सब हर चैप्टर का समरी पढ़ लो, अगर आपने पढ़ा ही नहीं स्पेक्ट्रम कभी तो एटलीस्ट जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और दूसरी बात, घटना चक्र लगा लो। घटना चक्र भी अगर आपने नहीं कभी किया है, बहुत मोटी बुक है, तो बीपीएससी का पीवाईक्यू लगा लो। इसका मैं आपको और कोई विकल्प नहीं दे सकती हूँ, बिहार का पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये आप अगर आप बोल रहे हो कि कौन सी किताब लो बीपीएससी के पीवाईक्यू के लिए, तो उसके मार्केट में 3 बुक्स है अभी मुझे जहाँ तक पता है। एक केबीसी नैनो का है, एक आपका घटना चक्र है, और अभी जो मेरे पास है वो है ये तरकश। मुझे बहुत अच्छा लगा ये किताब, क्योंकि मतलब इस बुक में मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें सिर्फ पीवाईक्यू नहीं दिया हुआ है, बट साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मे भी पूछा जा सकता है वो भी दिया हुआ है। तो इसलिए मुझे ये बुक अच्छी लगी। आई इवन रिकमेंड दिस बुक। अगर आप 72nd बीपीएससी की तैयारी करोगे तो हैव दिस बुक, इट्स वेरी गुड। मतलब हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, और अभी मैं इसका सीरीज़ भी चालू, मतलब मेरे प्लेलिस्ट में है तरकश सीरीज़। तो मैं मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, अगर आप अभी नहीं लेते हो ये बुक, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको देख सकते हो, मैं डाल रही हूँ वीडियोज इस पर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। पीजेंट मूवमेंट ये सब अपेंडिक्स से कर लेना, ठीक ना, सारा कुछ ही। अपेंडिक्स मत छोड़ना इसका, स्पेक्ट्रम का अपेंडिक्स बिल्कुल किसी भी हालत में मत छोड़ना। इसमें गवर्नर जनरल्स, आईएनसी सेशंस, सोशल रिलीजियस मूवमेंट वो भी दिया हुआ है, ठीक है। और देखो पढ़ने का कोई तो विकल्प नहीं है। अगर आप कहते हो कि मैम मतलब ये तो पढ़ना ही पड़ेगा इतना कुछ, तो पढ़ने का तो कोई विकल्प होता नहीं है कि बिना पढ़े आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो। मैं आपको शॉर्टकट्स बता रही हूँ, तो शॉर्टकट्स में पढ़ लो एटलीस्ट, ठीक है। न्यूज़पेपर एंड जर्नल सब कुछ दिया हुआ है, अपेंडिक्स मत छोड़ना, ये 40 पेज वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। हिस्ट्री समझ में आ गया हमें। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम आते हैं सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ आवर बीपीएससी प्रीलिम्स के में। आफ्टर हिस्ट्री वी हैव chemistry, what is it, this is science, general science, ठीक है। जनरल साइंस में जो ट्रेंड है वो ये है कि 10-12 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10-12 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और 10-12 बायो से आता है, जिसमें से बायो का वेटेज ज़्यादा है। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा ना मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा है, वैसे यहाँ पे बायो का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, काफ़ी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, पर ये ना एकदम इजी मार्क्स है। इजी मार्क्स जो बीपीएससी आपको देती है, अगर आपसे आपके क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये बिल्कुल रटने वाली चीज़ है। तो मेरे ख्याल से हर बुक में ही लूसेंट साइंस में मैं आपको रेकमेंड करूँगी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, बायो भी इनफैक्ट। लूसेंट साइंस काफ़ी मुझे हैंडी लगे, और अब लेकिन लूसेंट साइंस सिर्फ इनफ नहीं है, ठीक है। अब जो है बीपीएससी का जो झुकाव है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे है। पहले अगर मैं बात करूं 67th बीपीएससी तक, तो आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के जाते तो आप क्लियर कर लेते एग्ज़ाम, पर अब आपको इसके साथ एनसीईआरटी को भी
पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट 9th और 10th का एनसीईआरटी ये पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपने पढ़ रखा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है आप यूट्यूब पे सेशंस मिल जाएंगे आपको, उसमें आप देख लो, ठीक है। आप किसी भी चैनल का देख सकते हो एनसीईआरटी के 9th एंड 10th का सेशंस। एंड मेरे पास में भी नोट्स है, मतलब आई विल ट्राई टू शेयर इट विथ यू, जो एनसीईआरटी वाले नोट्स है। मतलब तो जैसे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है ना एनसीईआरटी के बुक्स में जो डायरेक्टली उठा के पूछ लिया जाता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में आप, हाँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूनिट पूछ लिया गया, लाइक इलेक्ट्रिक का पूछ लिया गया, एम्पियर किसका है, वोल्ट मीटर पूछ लिया गया, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ जाए, ओडोमीटर से क्वेश्चन आ जाए, एममीटर से क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के पूरे पूरे मतलब लिस्ट रहते हैं ना आपके बुक्स में, वो पूरे लिस्ट पढ़ लो आप इस वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। डायमेंशंस एंड यूनिट्स, डायमेंशंस में पूछा जाता है न्यूटन का केजी पर मीटर स्क्वायर, उस टाइप में जो हर चीज़ का डायमेंशन है, ठीक है। फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके जो अलग अलग डायमेंशंस है, न्यूटन का हो गया, जूल हो गया, हीट का, ऐसे करके डायमेंशंस आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी पूछा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर एंड स्केलर आपको 4 टॉपिक, मतलब 4 चीज दे दिए जाएंगे, मास, वेट और 2-3, और फिर उसमें पूछा जाएगा कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर सोलर सिस्टम है, साउंड है, साउंड में आपको क्वेश्चंस, वेव, किस टाइप का वेव है साउंड, ये पूछा जाता है। वेवलेंथ पे क्वेश्चन आ जाता है, एम्पलीट्यूड, पिच, ये सब पे क्वेश्चन आता है। साउंड इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। हीट पे क्वेश्चन है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट से ना वो मिरर्स पे क्वेश्चन आता है, मिरर्स पे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव लेंस किस में यूज होता है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एटलीस्ट जब पीवाईक्यू में जितना दिया हुआ है वो तो पढ़ ही लो, ठीक है। घटना, अगर समय है आपके पास साइंस का घटना का लगाने का, घटना चक्र है, तो वो भी लगा लो। मैं तो इनफैक्ट आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो ठीक है, टेस्ट दो, वेरी गुड, दो, बट अभी जैसे आप 10-20 दिन एटलीस्ट घटना चक्र से, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना जो मैं आपको बता रही हूँ अभी हर सब्जेक्ट्स के, घटना चक्र के उन टॉपिक्स को पढ़ लो, ठीक है। उन टॉपिक्स को एज अ टेस्ट की तरह मार्क कर लो कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो जो नहीं आ रहा वो याद कर लिया, कहीं पर लिख लिया, लास्ट में रिवाइज कर लिया, वैसे, ठीक है। क्योंकि पढ़ते चले जाओगे ना तो मे बी आप भूल जाओगे 2 दिन बाद। तो जो नहीं आता है उसको लिखना सीखो। लिखोगे ना, जब लिखते हो कोई चीज़ तो वो ज़्यादा दिमाग में इम्पैक्ट डालता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पास कोई चीज़ लिखा हुआ होता है जो आपको नहीं आता है, तो वो इतना हैंडी होता है कि जब मन हुआ आप उठा के वो देख लेते हो, वरना आप बुक पलटते रह जाओगे, ठीक है। ये फ़र्क होता है, ठीक है। साउंड हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। मिरर और लेंस मत छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। फिजिक्स कवर। केमिस्ट्री पे हम देखते हैं मैटर, स्टेट ऑफ मैटर पे क्वेश्चन आता है, वन स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर पे कैसे हम जा रहे हैं, सब्लिमेशन के एग्जांपल्स, वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट, इन चीज़ों के बारे में। फिर एटॉमिक एनर्जी से पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अभी 2 साल से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें भी आ रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस पे क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। एसिड, बेस, सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस पता होना चाहिए, सॉल्ट्स पता होना चाहिए, रिएक्शंस पता होना चाहिए आपको। ये तो मतलब ये क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है ना, इसको मत पढ़ छोड़ना, ये पढ़ ही लेना, क्योंकि इससे सीधा उठा के क्वेश्चंस आता है। क्विक लाइम, स्लेट लाइम, मिल्की क्यों हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, इस एनसीईआरटी के चैप्टर से ये सॉल्व होगा। फिर मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, कार्बन और एंड
कंपाउंड्स में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये पढ़ लेना, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी में मैंने बोला एक और चीज़ ऐड कर लो, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब क्या है, ठीक है। एटॉमिक वेट किस में इक्वल होता है, एटॉमिक मास किस में इक्वल होता है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ठीक। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, एसिड रेन SO2 से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है एसिड रेन में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नोबेल प्राइज कैन नॉट बी इग्नोर्ड। करंट वाला तो आप पढ़ते ही हो नोबेल प्राइज, बट जो इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइजेस है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, वो भी पढ़ लेना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो पढ़ लेना आप, ठीक। हाँ, एवरीडे केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। ये वाला आपका 12th NCERT में ये चैप्टर है, एवरीडे केमिस्ट्री से, एवरीडे केमिस्ट्री इन लाइफ चैप्टर 12th के NCERT से है, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, लूसेंट जीके बोला मैंने, NCERT 9th and 10th बोला मैंने आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इतना कर लो, ये साइंस के लिए काफ़ी है, ठीक। बायो भी देख लेते हैं। बायो में हम अगर देखें क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड विटामिन, इसको नहीं छोड़ सकते आप, न्यूट्रिशन विटामिन वेरी इंपॉर्टेंट। डिजीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा डिजीज वेक्टर बॉर्न, कौन सा वेक्टर है उसका, वायरस कौन से डिजीज से है, या आपका बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज कौन सा है, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक बार देख लेना, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फ्लावर के पार्ट होता है ना, कैलिक्स, कोरोला, सेपल, ये सब ये देख लेना। इंडियन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव भी देख लेना। हार्मोन एंड एंजाइम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन एंड एंजाइम, कि कौन से हार्मोन से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, किस टाइम पे रिलीज होता है कौन सा हार्मोन, ठीक है, ओके। फोटोसिंथेसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स के पार्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। बायो में घटना चक्र लगा लो और लूसेंट जीके पढ़ लो, इनफ होगा। एंड अगर आपने घटना चक्र नहीं किया है अभी तक, कभी भी नहीं किया है, तो आई वुड से कि PYQ एटलीस्ट कर लो, जो बिहार वाला PYQ है, ठीक है। ज्योग्राफी में हम देखें, अगर ज्योग्राफी का जो वेटेज है ना वो बढ़ रहा है टाइम, अब का मतलब अब जो है ना उसका वेटेज बढ़ने लग गया है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू पुट इन क्वेश्चंस लाइक UPSC। तो UPSC में जैसे मैप पे क्वेश्चंस आते थे ना, जैसे कौन से कंट्री के बगल में कौन सा कंट्री है, किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 2 दिन पहले, प्लेसेस इन न्यूज़ पे, तो उस पर मैंने जितने भी अभी इंटरनेशनली जो चीज़ जो प्लेसेस इंपॉर्टेंट है ना, सुएज कनाल, मुझे लग रहा है सुएज कनाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि सुएज कनाल कौन से 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है, और यूक्रेन, रशिया, ईरान, इज़राइल का नेबरिंग कंट्री, मेडिटेरेनियन सी, क्रीमिया, ये सब का मैंने वीडियो शेयर किया है, उसको देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मैप्स भी शेयर किए हैं साथ में, प्लेसेस इन न्यूज़, वो भी मैं लिंक कर दूंगी, देख लेना उस वाले वीडियो को, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो अब ना ज्योग्राफी में आप मैप इग्नोर नहीं कर सकते हो, अगर आपका मैप कमज़ोर है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब जैसे कि 70th BPSC में काफ़ी वो हुआ है कि काफ़ी स्टैटिक पूछ लिया गया, जीके जैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो अब जो है ना ये वाला क्वेश्चन जो 71st BPSC है, अब वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट बेस्ड में 2 चीज़ हो सकता है, एक आपका क्लाइमेट पे क्वेश्चन जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी पे जाएगा, तो क्लाइमेटोलॉजी वाला क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट बुक है NCERT
फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 9th का एनसीईआरटी, ये बेस्ट बुक है क्लाइमेटोलॉजी के लिए, और ओशनोग्राफी के लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए ये बुक, इससे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी है और आपने पीवाईक्यू लगाया है तो आपको समझ में आएगा कि इस वाले बुक से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं पहले भी। ठीक है, तो हाँ, तो अगर कॉन्सेप्ट आना होगा तो वो तो इससे आएगा, और अगर वो और डिफ़िकल्ट कुछ और वे में करना चाहते होंगे तो वो आपसे मैप बेस पूछ लेंगे। हो सकता है वो आपसे इंडिया के मैप के लेके पूछ ले, जैसे बिहार, जैसे इंडिया यूपीएससी में पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ बताओ कि कौन कौन से हिल है, माउंटेन्स है, साउथ वाले जो साउथ इंडिया वाले हिल्स हैं, पलकोंडा रेंज, और वो सब जो है रिवर है वहाँ के, कावेरी रिवर, पेरियार रिवर, उनकी वो कैसे लिंक नॉर्थ टू साउथ बताओ। तो मैप आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, एक बार एटलस देख के जाना। ठीक है, इंडिया वाला मैप का भी एटलस देख लेना। और एंड मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी, मैंने वर्ल्ड वाला शेयर किया है, मैं इंडिया वाला भी कोशिश करूँगी उस पर एक वीडियो बनाने का कि कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, मैप नहीं इग्नोर कर सकते हम लोग। रिवर, माउंटेन्स, मिनरल्स, कौन सा मिनरल किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, क्लाइमेट पे क्वेश्चन आएगा, सॉइल पे आएगा, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, इसके बारे में कौन सा वहाँ पे प्लांट होता है, रेड सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं आपसे, लैटराइट सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेटमेंट में देख के आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सा सॉइल है ये, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्रीकल्चर से आएगा आपका, एग्रीकल्चर के लिए ना वो पूछते हैं क्या, मैं आपको बताती हूँ। वो पूछते हैं कि कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, मान लो मिलेट्स का, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है राइस का, जूट का, ये क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या वर्ल्ड लेवल पे पूछते हैं वो मिनरल्स में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, जो कहाँ पे कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्रोडक्शन कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा करती है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो सबसे रिलायबल सोर्स है, इफ़ आई रिमेंबर, मुझे उस चैनल का नाम नहीं आ रहा है, ज्ञान सर है ना, वो यूपी वाले जो सर है, उनका डेटा काफ़ी अपडेटेड रहता है, तो उनका वीडियोस देखना आप, एग्रीकल्चर वाला और क्या बोलते हैं मिनरल्स वाला, लेटेस्ट डेटा उनका रहता है। एंड मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँ जो लेटेस्ट डेटा है उसका। ठीक है, ठीक, ओके। आइलैंड, ओशन, डेजर्ट, कॉन्टिनेंट, प्लेट्स पे 69th बीपीएससी पे क्वेश्चन आया है, मेजर प्लेट्स कौन से हैं, माइनर प्लेट्स कौन से हैं, कौन से दो प्लेट्स के बीच में कौन सा प्लेट है, ये एटलस में आपको मिलेगा। इसका एटलस पढ़, एटलस के पीछे में ना करेंट्स दिया हुआ है, हॉट करेंट्स, कोल्ड करेंट्स, ठीक है, प्लेट्स का देख लेना, और ये 2-3 चीज़ देख लेना। ठीक, टूरिज़्म इंडस्ट्री, पोर्ट और रोड्स, इसके लिए इंडिया ईयरबुक का चैप्टर है एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो आप ये मतलब इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका डेटा दिया रहता है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में नहीं पढ़ना, मतलब उतना तो आप नहीं डिटेल में पढ़ पाओगे, बट बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एटलीस्ट रोड्स के बारे में पढ़ लेना, डेंसिटी ऑफ रोड, डेंसिटी कितना है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना है बिहार का, कितना किलोवाट आवर है, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, और तो कुछ नहीं रह रहा है। आइलैंड, ओशन, कौन सा आइलैंड कौन से एरिया में है, ठीक है, ये पढ़ लेना, कौन से एरिया में कौन सा आइलैंड है। डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, ये पढ़ लेना। ये सारा आपको घटना चक्र में मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, क्योंकि उसके अलावा अभी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ बहुत सारे सोर्सेज, बट आई डोंट थिंक कि आप पढ़ पाओगे। जीसी लियोंग आप पढ़ सकते हो, अगर आप 72nd बीपीएससी के लिए आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो जीसी लियोंग आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये पढ़ना ज़रूरी है, और मैं बता रही हूँ ये इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th के एनसीईआरटी है ये मैप्स भी इसमें है, मतलब नॉट बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट फिर भी, बट ये भी इम्पॉर्टेंट किताब है। सॉइल्स इसमें अच्छे से दिया हुआ है,
माउंटेन्स दिया हुआ है अच्छे से। ओके, फिजियोग्राफी दी हुई है इंडिया की अच्छी से, ठीक है। ओके, इंडियन इकोनॉमी बिहार के काफ़ी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें जो फैक्ट वाला चीज़ है वो तो आप पढ़ लेते हो, बट दिक्कत आपको आ जाती है कॉन्सेप्ट वाले चीज़ों में। जैसे नेशनल इनकम का जो 3 मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को। बेसिक इकोनॉमी में आप पढ़ोगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है, ये सारे पढ़ोगे। मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे उसका, ये वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन में आपका आता है ब्रॉड मनी, नैरो मनी, ये सब चीज़ें आती है। बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। इंडिया और बिहार दोनों का इम्पोर्टेंट है, ये मतलब यू जस्ट कैनॉट लीव दिस। अगर आपका इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, तो लाइक अगर आप बोलोगे तो मैं एक इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स पे एक वीडियो ले आऊँगी, बट उसके लिए आप कमेंट करो मुझे, तो ही वो वीडियो मैं लाऊंगी, क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं मतलब उसमें टाइम नहीं देना चाहूँगी। तो अगर आप बोलोगे तो मैं बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से जितना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट, उतना मैं आपको वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ उस चीज़ को लेके। इंडियन एग्रीकल्चर है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे जो अलग अलग तेंदुलकर कमेटी बनी और रंगराजन कमेटी बनी, किसने कितना रिकमेंड किया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कहते हैं उसको, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस में आपका टैक्सेस आ गया, डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं, ठीक है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट है इसमें पब्लिक फाइनेंस में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करती है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को करती है। अभी रिसेंट में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुई है हमारी, कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ है हमारा, किस किस टाइप का अग्रीमेंट है हमारा, ठीक है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी लास्ट मंथ किसके साथ शेयर हुआ है इंडिया का, बताओ। 5 ईयर प्लान्स, ये तो चलो ठीक है, ये आप लोग रट लेते हो लूसेंट वाले से, लूसेंट से। इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, क्योंकि देखो अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो वो इसी पे डिफिकल्ट करेंगे, इसी सेक्शन पे, एंड आई एम वेरी श्योर ऑन दैट, क्योंकि बिहार में इंडियन इकोनॉमी पे बच्चों का उतना अच्छा पकड़ नहीं है, इकोनॉमिक्स पे उतना अच्छा पकड़ नहीं है, एंड आई नो दैट। तो अगर वो पेपर डिफिकल्ट करेंगे तो वो इस सेक्शन पे करेंगे। सो कॉन्सेप्ट के लिए आपको, आपने अगर पहले से नहीं पढ़ रखा है तो यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स जिसमें आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। और फैक्ट्स के लिए तो बैंकिंग में फैक्ट्स मिलेंगे आपको, बजट इकोनॉमिक्स में पूरा फैक्ट है, ठीक है। बाकी 5 ईयर प्लान में फैक्ट है, बट बाकी जो सारे टॉपिक्स है ये कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स है। और कुछ टर्म्स है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, वो भी आप जो घटना से लगा सकते हो, घटना चक्र से, PYQ से लगा सकते हो, बट इसमें कॉन्सेप्ट्स में बोलूँगी आपको इम्पोर्टेंट है। NCERT अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड तमिलनाडु बोर्ड का NCERT पढ़ो। तमिलनाडु बोर्ड का जो NCERT है ना इकोनॉमी का, दैट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। तमिलनाडु NCERT, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए तमिलनाडु की NCERT पढ़ो, वो ज़्यादा इजी है और काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है उसमें। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉलिटी। पॉलिटी में काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हाँ, तो हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स उसमें हमें पढ़ना है।
तो पॉलिटी के लिए हम देखते हैं क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी के लिए हम मतलब 90% ऑफ द पीपल जो है लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं, और अभी इस वक्त में आप लक्ष्मीकांत पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इस वक्त में घटना चक्र लगा लो, ठीक है, टेस्ट लगा लो। और अगर आपको पॉलिटी बहुत अच्छा है तो छोड़ भी सकते हो। बट कुछ बच्चे हैं जो होते हैं ऐसे जिनकी पॉलिटी अच्छी नहीं होती है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ घटना चक्र का MCQ लगा लो, ठीक है। और अपने बुक्स में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शेड्यूल और जो वो 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारे जो है ना, इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स है, इंपॉर्टेंट आइटम्स, वो ध्यान में रखो कौन कौन से आइटम है, किस में है, क्या है। जो शेड्यूल्स है उसमें कौन सा, किस शेड्यूल में क्या है, 4th शेड्यूल में क्या है, 1st शेड्यूल में क्या है, 12th शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल में क्या है, ठीक है। 5th शेड्यूल किन स्टेट्स के लिए है लागू होता है, 6th शेड्यूल किस स्टेट्स के लिए लागू होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिसेंट वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो भी पढ़ लो, ठीक है। 5-6 जो अमेंडमेंट हुए रिसेंट वो सारे देख लो क्या है, किसमें अंदर कौन सा क्या काम हुआ है। और आर्टिकल 368 अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मेजॉरिटीज, जो 3 टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ है, कौन से मेजॉरिटी कब आती है, किस चीज़ में लगाया जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट किस लिए, कौन कौन सी चीज़ में कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये देख लो लक्ष्मीकांत से। फंडामेंटल राइट, DPSP ड्यूटी, बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स देख लो इसके अंदर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, DPSP के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये देख लेना। पार्लियामेंट्री सेशन, कट मोशंस पे देखो, उसके बाद बिल्स पे देखो, ठीक है। बिल हो गया, मनी बिल हो गया, आर्टिकल 110 के बारे में अच्छे से पढ़ लो, ठीक। लोकसभा राज्यसभा में क्या करोगे, पावर कैसे है वो लोग का डिस्ट्रीब्यूट है, पावर राज्यसभा के पास में कौन से ऐसे 2 आर्टिकल्स के अंदर सिर्फ राज्यसभा के अंदर पावर है, किस चीज़ के लिए ये देखना है, किस में पावर इक्वल है, किस में पावर इक्वल नहीं है। इमरजेंसी में क्या पावर चेंज हो जाता है दोनों का, ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लो, पार्लियामेंट में एलिजिबल किस एज में होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर में डिफरेंस क्या है, ये देखना ज़रूरी है, ठीक। स्टैंडिंग कमेटी भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सी कमेटी किस चीज़ में काम करती है। इमरजेंसी प्रोविजंस, जुडिशरी में देख लो, अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं, रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है। अभी जज जो है जस्टिस वर्मा, उन पे इम्पीचमेंट का वो लगा हुआ था, बात चल रही थी, इम्पीचमेंट का प्रोसेस देखो, कौन से हाउस में इम्पीचमेंट स्टार्ट होता है, क्या है पूरा प्रोसीजर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देखो, कमिटीज कौन कौन से, हनुमंता कमेटी, ये सारे जो कमिटीज पहले बने जो शुरुआत से, वो सारे कमिटीज के बारे में पढ़ लो पंचायती राज में। 12th शेड्यूल के अंदर, 11th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है। ये बहुत ही ईजी वे में आप कैसे पढ़ सकते हो, जो लक्ष्मीकांत का शुरू का अपेंडिक्स है ना, जो वहाँ पे देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है, ठीक है, वैसे पढ़ लो, ओके। और बाकी अगर करंट में कोई ऐसा चर्चा है तो उस चीज़ को लेकर पढ़ लेना आप, करंट अफेयर्स, ठीक है। बिहार स्पेशल में मैं सोच रही हूँ, अभी मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं जो अभी तर्कश वाला सीरीज़ कर रही हूँ बिहार स्पेशल में, उसमें मैं आप जब वो ख़त्म हो जाएगा वो बिहार स्पेशल वाला सीरीज़, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, अब लास्ट माय एंडिंग नोट्स ऑन प्रिपरेशन इज़, अगर पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है तो अभी क्या करो, अपने नोट्स अगर बनाए हैं तो वो नोट्स पढ़ो, बुक मत उठाओ, नोट्स ही बस पढ़ लो, ठीक है। PYQ लगा लो, लास्ट मोमेंट में PYQ लगा लो, देखो कि जो पढ़े हुए हो PYQ सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। घटना चक्र लगाने की कोशिश करो। आप बाहर किसी के टेस्ट सीरीज़ को उठा के जो सॉल्व करते हो, वो क्वेश्चंस भी इन्हीं किताबों से वो भी क्वेश्चंस बनाते हैं, तो क्यों ना इन्हीं क्वेश्चंस को मतलब आप मेन सोर्स से ही कर लो,
ठीक है। और अगर आप 72nd बीपीएससी के लिए ये देख रहे हो तो मैंने आपको काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स बताया है, तो आप कोशिश करो कि बुक्स पढ़ो, क्योंकि बुक्स का कोई ऑप्शन नहीं है। अब टाइम कम है इसलिए मैंने आपको एमसीक्यूज़ के बारे में काफ़ी फोकस दिया मैंने आपको। और एनसीईआरटीज़ को मत मिस करना, इग्नोर मत करो एनसीईआरटीज़ को, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो मैं कुछ जो अपने नोट्स से इम्पॉर्टेंट अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं पोस्ट करती चली जाऊँगी, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें भी मैं डालती रहूँगी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक कि आपको किस किस चीज़ में वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है किस किस चीज़ में आपको वीडियोस चाहिए मुझसे। थैंक यू।